Okay. So this is first lecture, first day of our NEET dropper batch. सबसे पहली बात तो कि अब जो हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको प्रिसाइज किया है 108 दिन के सिलेबस में, ठीक है। तो आपको आई गेस पता होगा कि आपकी 4 क्लासेस होंगी एक वीक में, ठीक है, फिजिक्स की। स्केड्यूल आई थिंक आपके साथ शेयर्ड है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस पूरे सेशन के दौरान ये चीज नहीं भूलने वाली कि ये ड्रॉपर बैच है। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको चीजें पता है, ठीक है। आई जस्ट नीड टू पॉलिश दैट। थर्ड थिंग विच आई नीड कि आप अपनी साइड से एक बात क्लियर रखो कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। आई नो कि आप लोगों का मतलब ये ड्रॉपर बैच है, आपको शायद पहले भी बताया गया होगा जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, बट ठीक है, एक बार मेरे साथ हम कुछ थोड़ा सा चीजें देखेंगे और फिर हम आपको प्लानर दिखाते हैं, ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी ये क्लास के नोट्स होंगे, ठीक है, वो आपके लिए एक जगह अपलोड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि क्लास के नोट्स ना मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज कराने वाली हूँ। तो जब क्लास के नोट्स इतने प्रिसाइज होंगे ना, तो आप लोगों का मतलब अपनी तरफ से एक ड्यूटी रहेगी कि आप उन नोट्स को डेली रिवाइज करोगे। मैंने अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 3 लेक्चर ली, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जब आप सेकंड लेक्चर पे आओ तब भी आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो रिवाइज करना, थर्ड लेक्चर पर आओ तब भी फर्स्ट से स्टार्ट करो। एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि भाई इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे, पर आप देखना इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना कि आपको 10-15 मिनट लगेंगे सिर्फ उन लेक्चर्स को रिवाइज करने। तो पहले ये चीज कंफर्म हुई। दूसरा, भाई हमारा बहुत प्रिसाइज, बहुत कैलकुलेटेड काम होने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि आपका बैकलॉग बने। बैकलॉग इज वेरी सफोकेटिंग, ठीक है। तो ना तो मैं चाहती कि मेरी तरफ से कोई ऐसा हो आप पर, ना आप करना बैकलॉग। तीसरी बात, यहाँ पर देखो ड्यूरेशन क्लास का 1.5 घंटा बोला गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कहीं मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा और जरूरत है, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल 1.5 घंटा क्लॉकवाइज देख के मत बैठना, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हो तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इज दैट ओके? बाकी मेरी गारंटी है कि मैं क्लास को बोरिंग नहीं होने दूंगी, आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने। चौथी चीज जो मैं चाहती हूँ अपने एग्जाम के लिए तैयार रखो, वो ये कि अब से आप ना थोड़ा सा फोकस होके पढ़ो। नीट हमको निकालना है। जब एक एग्जाम में सपोज 10,000 सीट है और उसके लिए 10 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है ना, तो भाई ये एक जंग है, ठीक है। इट्स अ बैटल, अपने को लड़नी है। और लड़नी है तो बिल्कुल उसी माइंडसेट, उसी एटीट्यूड से लड़नी है कि हम लिटरली फाइट बहुत तगड़ी वाली लेने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे कोई भी कोल्ड ब्लडेड इंसान नहीं चाहिए जो लाइक ऐसे कि ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे। आज मतलब आज, अभी मतलब अभी, ठीक है। पूरा वो जुनून चाहिए, पूरा जोश चाहिए। आप लोग सब टैलेंटेड हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि टैलेंट हार्ड वर्क के सामने हमेशा छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो अपने को हार्ड वर्क करना है। पांचवी चीज है PYQs। मुझे PYQ से ज्यादा किसी भी एग्जाम को निकालने में कुछ और चीज समझ में ही नहीं आती। PYQs इतने इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सी रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड आई एम टेलिंग यू कि भाई PYQs तुम रिवाइज करो। खाली एक बार PYQ करने से कुछ नहीं होना। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दैम। मेरे जो भी मैं आपको प्लानर शेयर करूंगी उसमें आप देखना कि मैंने हर चैप्टर के बाद PYQs का सेशन रखा है, और PYQs का हर सेशन आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे। प्रॉमिस? यस मैम। और उसमें माइक ऑन करके रहो, डाउट पूछो, बात करो, ठीक है, डिस्कशन करो, बिल्कुल। और इस पूरी जर्नी में आई एम विद यू, ठीक है, एट एवरी स्टेप। व्हेनेवर यू नीड एनी गाइडेंस इन फिजिक्स, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। 7th चीज विच आई वांट, और वो ये है कि अपने आप को ना अब थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े की आंख पे इधर कुछ लग रहा होता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको सिर्फ अपना पाथ दिखाई दे, वहीं पे चले, वहीं पे काम करे। वही सब मुझे आपसे भी चाहिए, बहुत फोकस्ड विजन चाहिए कि आप अब हमारा तैयारी स्टार्ट हो गई है। हर लेक्चर के देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो स्लाइड है इस पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है Day 1। ऐसा मैं ना हर स्लाइड पे लिख के लाऊंगी कि दिस इज Day 1 और Day 2। एक एक दिन काउंट होगा, समझ रहे हो, और एक एक दिन हमें वर्क इट करना है। ये चीजें मैं बार बार नहीं कहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हमारे पास लिमिटेड है। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, एंड देन वी विल डू दिस अगेन।
एक सेकंड रुको बस। एक बार मैं फिर से शो करूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये विजिबल है क्या? नो मैम। ठीक है। सो दिस इज योर प्लानर, फिर मैं ठीक है। गिर गया देख देखो आके नहीं मैं सन गिर गया लेकिन निकले तो नहीं जानता फिर। और साहिल सस्ते बेटा रेट की माइक ऑफ कर दुकान दो, पे आपकी धरती वॉइस बाहर आ रही है। कुछ तो जाऊं। ठीक है, अब देखो मैं देखो इस पे आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो PYQs, मॉड्यूल डिस्कशन, PYQs दिख रहे हैं। इस सारी जगह पे हर चीज कैलकुलेटेड है और पूरा मैंने शेड्यूल डिजाइन किया है कि हम लोग कैसे कैसे कब कब क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी बात पता है, मुझे भी पता है कि अगर मुझे एग्जाम निकालना है तो वेटेज मुझे मतलब मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए वेटेज, राइट। क्योंकि अब वेटेज का खेल रहा ही नहीं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो टोटल आप देखो 108 है, इसमें से कुछ चैप्टर्स मैंने आपके लिए रखे हैं जिनको मैं फेब्रुअरी के एंड तक तो नहीं कवर कराऊंगी, वो सेल्फ प्रिपरेशन में आप कर सकते हो। अब जैसे कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन बिल्कुल सिमिलर चलता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की तरह। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्या है वो हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन वैसे कवर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स मैंने हटाए हैं, वो चैप्टर्स आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। और अगर हमारे पास फेब्रुअरी के बाद भी टाइम बचता है, आपका एग्जाम लेट होता है, तो फॉर श्योर मैं वो वाली चीजें करा दूंगी। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो ओके, ठीक है। और पहले देखो हर चैप्टर का फ्लो ऐसा रहेगा कि आपको एक दो लेक्चर में कुछ वन शॉट काइंड ऑफ चीजें मिल जाएंगी कि हम थ्योरी जो जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और कुछ मतलब एक तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं मतलब लाइक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपको पता होना चाहिए, उन चीजों को मैं लिख के ले आऊंगी, आप उनको पढ़ लेना, कर लेना। वी वुड बी डन। क्वेश्चंस हम लगाएंगे, बाकी मैं आपको जो शीट दूंगी उसमें मैं मॉड्यूल्स अपडेट किया करूंगी। तो जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना, अभी मैं आपके साथ वो ग्रुप बना के शीट शेयर कर दूंगी, आप लोग उसमें वो मॉड्यूल लगा लेना, ठीक है। फिर एक दिन मैं आपके मॉड्यूल का डिस्कशन कर लूंगी कि भाई आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ का प्रॉब्लम आई। इज दैट गुड? यस मैम। यस मैम। तो विद ऑल ऑफ दिस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स। और मेरा नाम विच इज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, मेरा नाम है खुशी कुमकुम और हम लोग साथ में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। एक बहुत ही बेसिक सी बात अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बता दिया, रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको एक इसका छोटा सा फील मतलब आपको आ जाए उसके लिए ऐसे समझो। ये रिचर्ड फेनीमैन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था इसको कि भाई ऐसे समझो कि आप एक चेस बोर्ड देख रहे हो, उस चेस बोर्ड में गेम वगैरह चल रहा है, ठीक है, दो प्लेयर है। अब वो दो प्लेयर ऑब्वियसली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट उसमें चेस पीसेस होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, वो लोग चल रहे हैं। यहाँ पर कोई और है जो गेम नहीं खेल रहा, सिर्फ गेम को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो बेटा उन्होंने इसको ना ऐसे बोला कि ये जो गेम चल रहा है ना, ये जितनी भी यहाँ पे स्टेप्स होने वाले, जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं, दिस इज द नेचर, राइट। और ये जो ऑब्जर्वर है ये आप समझ लो साइंटिस्ट हो गए, फिजिसिस्ट हो गए, ठीक। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट, इसको ऑब्जर्व करते हैं, चीजें निकालते हैं और ये हम लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हम सारे हो गए, एज सिंपल एज दैट। अब होगा क्या, जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो प्यादा होता है वो सीधा सीधा चलता है, दिस इज वन रूल। हमने देख लिया कि ठीक है प्यादा सीधे से चलता है। फिर इन्होंने देखा कि एक पॉइंट पे प्यादा ऐसे क्रॉस मारता है, तो उन्होंने बताया कि जो मैंने पहले रूल बताया ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो कि प्यादा क्रॉस मारता है। तो फिर ये समझ में आया कि कई बार हम कुछ रूल्स देखते हैं, हो सकता है पूरा का पूरा रूल हमारे सामने अनफोल्ड ना हुआ हो, तो हम क्या करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो खैर बेसिक बात ये है कि नॉर्मल पीपल जो है वो साइंटिस्ट के थ्रू नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। इज दैट फाइन? इतनी सी बात बोली गई थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम उन टॉपिक्स पे आ जाते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है ना मुझे सबसे प्यारा लगता है, एक ये वाला और एक डुअल नेचर वाला, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने को कॉन्सेप्ट कम है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है।
तो अगर क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट का रेशियो देखो तो बहुत ज्यादा अच्छा रेशियो, जो आपको बाकी किन्हीं और चैप्टर्स में नहीं मिलता देखने को। तीसरी चीज, ये वाला चैप्टर ना बड़ा प्यारा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे आपके, जो डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन पर बेस्ड होंगे, या वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको लगेगा ना कि भाई ये तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है या प्रेशर वगैरह का है, लेकिन आप उसको देखोगे, आप उसको यूनिट और डायमेंशन से हटा सकते हो। ठीक है, हम ऐसे चीजें डेवलप करेंगे क्वेश्चंस करते हुए, बट फिलहाल इसके डायरेक्ट भी फायदे हैं और इनडायरेक्ट भी फायदे हैं। बेटा इस मतलब इस चैप्टर से लगभग ऐसे समझिए कि एक क्वेश्चन फंसता है डायरेक्टली, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आप इनडायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इसका वेटेज बोले तो 4 नंबर है, वरना और भी आ सकते हैं। अब आपको पता है कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम फिजिकल क्वांटिटी से पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन सब से। तो आप इसको लिख सकते हो कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, वो सारी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, हमने ना फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप से डिस्टिंग्विश करी। सबसे पहला टाइप आया बेटा हमारे पास फंडामेंटल सेट, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर आई डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसके साथ एक और हमारे पास कैटेगरी है विच इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ठीक है, इनको आप रेफरेंस क्वांटिटीज भी बोल सकते हो। इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बाकी सारी क्वांटिटीज हमारे सामने आती है। ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये है रेफरेंस क्वांटिटीज। स्क्रीन विजिबल, समझ में आ रहा है अब तक का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस मैम। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप बीच में पूछ लेना। ठीक है, डाउट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। When it comes to derived quantity, तो बेटा derived quantities क्या होती है? As I told you कि इन reference quantities के division या multiplication से आपको derived quantities मिल जाएंगी, जैसे कि उनका नाम भी बता रहा है derived, right? Supplementary to special categories है, और इसमें आता है आपका एंगल और एक आता है सॉलिड एंगल। बेटा जो एंगल है उसका यूनिट है रेडियन, जो सॉलिड एंगल है इसका यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा फील दे देती हूँ। एंगल तो आपको समझ में आता है ना, 2 लाइन के बीच का एंगल हो गया। जब सॉलिड एंगल समझना हो ना तो ऐसे कोन समझो। ठीक है, पूरी ऐसे कोन है, उस कोन की जो बीच का जो एंगल है, ये 3D वाला एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, कूल। ओके ओके, देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, उनको n इंटू यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, एंड u स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, यूनिट्स का मतलब है इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई कि कितने टाइम्स वो यूनिट के हैं। यहाँ पे जो भी आ जाए टाइम्स ऑफ यूनिट, कहने का मतलब क्या है? सोचो मैंने आप ही के बैठने से 1-2 नाम ले लेता है। ओके, लेट्स से मैंने ख्याति से बोला कि आप मैंगोज लाओ, तो सोचो कि ख्याति 10 मैंगोज लाई, राइट? अब मैंने लेट्स से कोई बच्चा है जतिन, मैंने उससे बोला कि आप कितने मैंगोज लाए, तो उसने कहा ट्वाइस एज मच एज ख्याति टू, कि जितने ख्याति ने लिए उससे दुगने लिए, तो 2 into 10 मैंगोज। ये 10 मैंगोज क्या हो गया बेटा? दिस इज यूनिट, राइट? और ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया बड़ा सिंपल सा इसका फील। अब पता है जितने सारे देश, उतनी सारी बातें, उतने सारे सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स आए, उसमें से जो 3 बड़े फेमस हुए वो था सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। उन्होंने 3 क्वांटिटीज, बेसिकली मास, लेंथ और टाइम। अब इन सीजीएस, एफपीएस, इन सब के हिसाब से ना सबने अपना अपना बताया कि भाई हमारा अगर सिस्टम मानोगे, जैसे सीजीएस सिस्टम ने बोला अगर मुझे मानते हो
तो मास को आपको मेजर करना पड़ेगा ग्राम्स में, लेंथ को आपको मेजर करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और टाइम को आप सेकेंड्स में मेजर करोगे। फिर किसी ने बोला कि अगर आप एमकेएस सिस्टम को मानोगे तो आप मास को मेजर करिए किलोग्राम में, लेंथ को कीजिए मीटर में, और टाइम को कीजिए सेकेंड्स में। वी वर लाइक ओके। एफपीएस वालों ने बोला कि अगर हमको मानोगे तो भाई मास तो आप पाउंड्स में निकालो, लेंथ आप फुट में निकालो। स्क्रीन हैंग हो गई है। ओके ओके, आई गेस अभी विजिबल होगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब लेकिन आपका मन कर रहा है कि हम तो भाई अपना सिस्टम बनाएंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिफिशियल सिस्टम भी बनते हैं जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है। तो अब आपका मन गया, सपोज गुंजन का मन गया कि भाई हम तो अपना सिस्टम बनाएंगे यूनिट का। ठीक है, गुंजन सिस्टम हो गया। अब गुंजन का सिस्टम, उसने बोला कि जैसे लेंथ है, लेंथ में ऐसे मेजर करूंगी 2 हाथ की। ठीक है, तो वो उसका सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबने फिर ऐसे लोगों ने कहा कि सोचो एक साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, 3-4 देशों में वो हुआ, फिर उनको अपने डेटा मैच कराने हैं, तो कैसे कराएंगे? 1 ग्राम में लेके बैठा है, 1 पाउंड में लेके बैठा है। तो इसके लिए ना सबने मिलके एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम। हर जगह एसआई यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने देखा कि मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पीयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा इसमें एंटर करना नहीं, बस ये याद रखना है कि किसकी क्या यूनिट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, और फिर आपकी ये 2 आती है, इनका जिक्र नीचे वाली का ज्यादा होता नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें कि 2-3 वैल्यूज स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से दी होती है, और एक वैल्यू वो आपको सीजीएस में दे देगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जिन्हें मैं सिली मिस्टेक्स बोलती हूँ, क्योंकि भाई तुमको कन्वर्जन आता है, तुमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तुमको पता है, पर तुम भूल गए करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनिट्स आपको एक सिस्टम में ही लेकर आनी है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड सिस्टम में लेकर आओगे। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसका अब तक जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन, यानी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। मतलब देखो, कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैंने बोला ना एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे आप सीजीएस में करो, एमकेएस में करो, एफपीएस में करो, अगर 1 मीटर का रॉड है तो वो 1 मीटर की लेंथ का ही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि जब एमकेएस में जाओगे तो कम हो जाएगा, एफपीएस में जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेंथ वुड बी कांस्टेंट, है ना? तो उस हिसाब से देखो ऐसे आता है n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा और ध्यान से सुनना। ठीक है, अब सोचो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो भाई सिंपल है, हम लोग बोलेंगे कि 1 न्यूटन क्या है, कि 1 न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, और फोर्स को कैसे लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक, तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। इस हिसाब से बेटा जरा इसको लिखना n1 और u1 के सिस्टम में, यहां पर आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कूल है ना? या अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं, मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे n2 लिख दिया, लेकिन यूनिट्स तो पता है ना कि किलोग्राम के रिस्पेक्ट में ग्राम आएगा, मीटर के रिस्पेक्ट में सेंटीमीटर आएगा, और सेकंड स्क्वायर ऐसे रहने वाला है, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब देखो हमारा सारा काम यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना जरा, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 ग्राम्स, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। यस मैम। बिल्कुल, यहाँ पे देखो आपके पास बन गया ग्राम्स और सेंटीमीटर। आई गेस ये सब कैंसिल, यहाँ से आपको n2 का वैल्यू मिल गया। क्या मिला? 10 की पावर 5 है ना? तो हमें मिल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 सीजीएस यूनिट आ गई। तो बेटा जो सीजीएस यूनिट है ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम्स
ठीक है, वो वाला नहीं जो ऐसे नॉर्मली बोल देते हो, इट्स नॉट डायन, ठीक है, इट्स डाइन्स। हाँ ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये आप होमवर्क में करके लाना। 1 जूल या 10 जूल कर दो, कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। चलो, ये वाला ना आप होमवर्क में करके लाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, अब इसका और थोड़ा सा एप्लीकेशन और देखते हैं क्वेश्चन का। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि ना न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मैंने बोला कि कोई भी सिस्टम हो सकता है, आप अपना बना लो, तो वैसे हमें क्वेश्चन में मिला कि एक नया सिस्टम है यूनिट्स का, जहां यूनिट ऑफ मास को 10 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ को 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, वन लेंथ आप कुछ भी मान लो, उसको 1 सेंटीमीटर वाले को इतना बोला जाएगा, 10 सेकंड को 1 सेकंड बोलेंगे वो लोग, ये जो भी उनका अपना साइन होगा। आपको बताना है 20 पास्कल्स न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखो बेटा, अभी टाइम हो रहा है 11:28, ठीक है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो अभी के अभी, ठीक है, नहीं होता तो 11:30 पे मैं बताऊंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना टाइम दे भी दिया, अगली बार से मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, 1-2 मिनट, 1 मिनट का ही, ठीक है, कर लेना फटाफट से। ओके, बच्चों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन, हाँ वो तो मतलब हमें पता ही है, बट दैट्स कूल। मुस्कान, आर यू देयर बेटा? मुस्कान है क्या? हाँ, आपको वॉइस क्लियर है बेटा अभी? एक मिनट रहता है, फटाफट से आंसर करना। ओके रुचि, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के, वेरी गुड, इट्स नायू, इतना वो खींचना है, गुड कनिका, मुस्कान नाइस, वेरी गुड माधुरी, साहिल कूल, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो आप लोगों को आ गया, एक बारी मैं फिर भी सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, फटाफट से देख लो। अब मैं मान लेती हूँ कि चलो उन्होंने नई वाली सिस्टम में जी प्राइम ले लिया, ठीक है, जिसको उन्होंने 10 ग्राम्स बोला। अब हम इसे केजी तो नहीं मान सकते क्योंकि केजी तो डिफाइंड है, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, जी प्राइम हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला कि हम भाई 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही बोलने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लेते हैं। फिर और क्या बोला इन्होंने कि 1 सेकेंड को हम 10 सेकेंड बोलेंगे। अब बताओ, तो बात हो रही है 20 पास्कल की। आई गेस इतना नॉलेज हम लोगों को है कि 20 पास्कल, पास्कल मतलब प्रेशर है ना, प्रेशर की यूनिट है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इधर एरिया आ सकता है, इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, और इनटू मीटर का -2,
तो कुल मिला के रह जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, राइट? दिस इज द यूनिट ऑफ पास्कल। बस अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे NU वाला, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। बेटा N1 हम ले लेंगे कौन सा, ये वाली चीज में, विच इज 20 इंटू किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। N2 हमको निकालना है और U2 वगैरह हमको निकालना पड़ेगा इधर से। अब इन्होंने क्या बोला है कि हम N2 U2 क्या लेंगे, इस हिसाब से समझ में आएगी ना, ये हमारा U2 है, चाहे तो आप इसको ऐसे ले लो केजी में और इसको मीटर इनवर्स में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये तो हमने मानना ही है वैसे भी। ये आ जाएगा किलोग्राम और इस तरह से, और एक आ जाएगा सेकंड। ये कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? सब क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब हम इनकी जगह जो जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। जैसे कि मुझे पता है किलोग्राम को हम लोग 10³ ग्राम्स लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए, 1 ही आएगा। ये आ गया आपके पास किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां भी चेंज कर सकते हैं क्या हम? केजी प्राइम क्या हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 ग्राम्स, सॉरी यहाँ पे चेंज हो गया है इस तरह से, तो 10 ग्राम्स रख दिया। मीटर इनवर्स की जगह इन्होंने क्या बोला है कि आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, 10, लेकिन ध्यान रखना ये इनवर्स में है, तो इसको आप इनवर्स में लिख दो ताकि हमें याद रहे। और क्या चीज हुई, सेकेंड का स्क्वायर विच इज 10 सेकेंड देयर, तो यानी कि इंटू 10⁻⁻² आएगा, और ऑब्वियसली सारी यूनिट्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, N2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। करेंगे सॉल्व आप फटाफट से। 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल, और क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, आई गेस कहीं एक 10 का गड़बड़ हो गया है, देखना जरा। किलोग्राम ग्राम में गया, मीटर सेंटीमीटर में 10⁻², क्या हो गया, हुआ है क्या कहीं कुछ? अरे भाई ये वाला नहीं आएगा, सॉरी, 1 सेंटीमीटर था ना मैम हाँ माइनस हाँ हाँ, वो 1 सेंटीमीटर था, एक 10 नहीं आएगा, समझ में आया ना? सेंटीमीटर था, सिर्फ हमें ऐसे बोला था 1 cm प्राइम इज इक्वल्स टू 1 cm काइंड ऑफ चीज, ठीक है ना? हाँ, तो गलती से वहां पे फ्लो में चला गया। कुल मिला के N2 आ गया 2000। इज दैट फाइन? राइट, ठीक है। ये होती है कहानी यूनिट्स की। अब बात करेंगे डायमेंशंस की। बस मैं आपको ना एक छोटा सा फील देने के लिए एक बात बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ते होंगे ना, 1D 2D 3D, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो होता क्या है उसमें, 1 डायमेंशन में सिर्फ एक्स एक्सिस आती है ना, एक लाइन आती है। अगर मैं आपसे 2 डायमेंशन बोल दूं तो आप एक प्लेन बना के दे दोगे, वाई भी ऐड कर दोगे, बिल्कुल। मैं आपसे जी बोलूं तो आप एक थर्ड एक्सिस और ऐड कर दोगे। तो डायमेंशंस मतलब कि हम ये दिखाते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पॉइंट है जो लेट्स से 2 1 3 दिखा रहा है, तो मतलब आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस में 2 चलना है, वाई एक्सिस में 1 चलना है, और जी एक्सिस में 3 चलना है, राइट? सिंपल सा ये मतलब होता है। अब इस वाली फील्ड के साथ डायमेंशन देखो, देखो डायमेंशंस वो पार होती हैं हम जिन पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनकी जो पार होती है, दैट इज डायमेंशन। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसका मतलब ये कहना चाह रही हूँ मैं कि सोचो मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं, तो आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आई वाज लाइक ओके, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा L_t−1, जिसको आप लिख सकते हो m0 L1 t−1। अब ये जो आ रहा है ना, देखो ये है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT, और जो यहाँ पर आ रही है ना इनकी पार्ट्स 0 1 -1, दीज आर द डायमेंशंस। कि मास में
कुछ नहीं है, लेंथ में 1 यूनिट है और टाइम में इनवर्स यूनिट है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. दिस 0 1 -1 दिस इज योर डायमेंशन। बिल्कुल, तो इसको ऐसे फील लेना। अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाए तो बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते हो दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लो और बताओ कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। कनेक्टेड, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आई गेस हम सबको पता है, एक बार फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पर m, इधर l, t, करंट के लिए आप एम्पियर के लिए मतलब एम्पियर के हिसाब से ए शो करते हो, टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, अगेन दीज टू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये फिर मॉडरेट लेवल रखती है। ठीक है, चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जो मैं चाहती हूँ आप याद रखो। पता है आई वॉज गोइंग थ्रू PYQs और मेरे को एक जगह मिला जहां ये पूछा गया था कि प्लैंक कांस्टेंट है ना, पता है ना, मैं h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। प्लैंक कांस्टेंट किस फिजिकल क्वांटिटी जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला रखता है? ये ऑप्शंस थे लिटरली, मतलब 4 उसमें क्वांटिटी दे रखी थी, आपको पता है किसके बराबर रखता है? Ma'am, pressure. Ma'am, pressure. ओके, और एंगुलर मोमेंटम। उस ऑप्शन में मतलब जो वो 4 ऑप्शन थे वहां एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ था। ठीक है, एक बार चेक करेंगे। ये जो मैं कुछ यहाँ पे आई थिंक 15 कुछ क्वांटिटीज होंगी टोटल, हाँ, इन 15 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे आप डायमेंशंस निकाल सको। जैसे ये तो चलो बेसिक्स आए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो आप याद ही कर सकते हो, आपको पता ही होना चाहिए कि इट इज mL/t-2, है ना। ऐसी आप वर्क एनर्जी और टॉर्क, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू टॉर्क, चाहो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ तो। वैसे याद तो होगा ही ना, mL/t-2। मैं सारी कैलकुलेट नहीं कर रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए। आई गेस स्ट्रेस और प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट? क्या चला जाएगा फटाफट से बोल दो, राइट? ऐसी पार आएगा आपके पास, पार का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम, निकाल सकते हो, एनर्जी से इसमें अपॉन टाइम और कर दो, तो आई गेस ये आ जाएगा mL/T-Q। सही बात है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स याद रखो, बट एटलीस्ट फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अच्छा, रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ? देखो ये होता है ना P इज इक्वल टू I²R, यहां से निकाल लो, इजी पड़ जाएगा, क्योंकि पार हम एनर्जी बाय टाइम याद, एनर्जी वाला याद रखेंगे E/T। यहाँ से आप निकाल लेना, निकालूं या निकाल लोगे खुद से? निकाल लोगे? निकालेंगे मैम। ठीक है ना, यहाँ से निकाल लो। आपसे कैपेसिटेंस पूछे, देखो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये 2 क्वांटिटीज ऐसी जिनमें इजीली समझ नहीं आता कि कहाँ से करें। तो मुझे नहीं पता आपको रिलेशन याद है नहीं याद है, बट आज के बाद याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि रेसिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट व्हिच इज टाइम। यहाँ पर इंडक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, ये वाली चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है? ये 2 याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट से है ये, इनसे आप निकाल लेना फिर जो भी आए। आर का आपने निकालना आता है, P इज इक्वल्स टू I²R। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालो बताओ? Ma'am, F equal to QE से। एग्जैक्टली, F इज इक्वल्स टू QE, यानी कि F/Q से आ जाएगा। Q क्या हो जाएगा? Q को आप I इंटू T लिख सकते हो, ठीक है, यहां से निकाल लेना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना एक बात ध्यान रखना, एक फोर्स आपने पढ़ी होगी IBL करके, है ना, यहाँ से Yes, निकालना ma'am. मैग्नेटिक फील्ड का। Yes, ma'am. ठीक है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट टाइम, या सॉरी पावर पर एरिया, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम एनर्जी बाय टाइम रख देंगे और फिर इनटू एरिया कर देंगे। बिल्कुल, ये वाली फॉर्मूलाज प्लीज मैं लिख रही हूँ, उनको याद कर लेना। एप्सिलॉन नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ही फॉर्मूला इसके लिए तो हमारे पास, ऐसे वाला, है ना, यहां से निकाल लोगे। और म्यू नॉट के लिए आपके पास वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा बेटा,
वैसे तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर भी कर सकते हो, यस मैम। यहाँ से निकाल सकते हो, और चाहो तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। जब हम दो कंडक्टर्स को एक साथ रखते हैं ना, वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल उनकी फोर्सेस आती हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो ऐसे निकालते थे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 और I2। एक सेकेंड, कोई नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, बट अभी याद कर लेना, बस वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन के लिए बेटा ये वाला यूज कर लेंगे, राइट। ये प्लैंक कांस्टेंट ही आ गया। प्लैंक कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, E इज इक्वल्स टू h न्यू से। एनर्जी आपने पता ही है, क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर वाली उससे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml2 t-2, राइट। हाँ, और बेटा न्यू क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, और जब यहाँ पर आएगा तो +1 हो जाएगा, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ h ना। एक बार कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, ml2 t-1। अब आप मेरे लिए जरा एंगुलर मोमेंटम वाला कैलकुलेट करो, L इज इक्वल्स टू mvr, आई गेस यही आएगा, है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि p/q था इसलिए मैं बता रही हूं। L1 नहीं होगा। नहीं बेटा, mvr है ना, mvr कि ये, हाँ, एंगुलर मोमेंटम जैसा ओके मैम। वैल्यू है, ठीक है, इसको याद रखना। और ईटा हो गया आपका बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई थिंक स्टोक्स थ्योरम हमको आती है 6 पाई ईटा और पी, यहाँ से ईटा निकाल देंगे, ठीक है। ये वाली क्वांटिटीज आप याद रखोगे, 15 है, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला याद रख लेना। इनका जरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्वेश्चंस में। ओके, अब एक बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ये जितनी भी यूनिट्स हैं, ये सब हमको पता है कि हम 4 सेकंड में 8 सेकंड जोड़ सकते हैं, 8 किलोग्राम नहीं जोड़ सकते, है ना। दैट वुड मेक नो सेंस। तो बस इसमें यही बात बोली गई है कि 10 सेकंड्स में आप 1 मीटर जोड़कर कोई सेंस नहीं निकाल पाओगे। दिस इज नॉनसेंस, काइंड ऑफ, जैसे वो जेठा बोलता है ना दया को, वैसा वाला नॉनसेंस। और 10 सेकंड प्लस 4 सेकंड, इट वुड गिव यू 14 सेकंड्स, ये सेंस बनाएगा। तो देखो बस यही बोल रहा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, मतलब भी है उस चीज का। लेकिन जब आपसे बात की जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तब आप सिर्फ लाइट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू एक यूनिटलेस चीज आता है, जैसे कि sin 90 इज 1, कोई यूनिट नहीं है उसकी, है ना। ऐसे मैं आपको कल लॉग बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, यहाँ पे log 2 log 3, उसका एक वैल्यू आएगा। log 1 बोल दूं, 0 आएगा, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपोनेंशियल्स, तो उसका भी कोई मतलब एक यूनिटलेस चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर कुछ है, तो बेटा वो जो कुछ भी है वो कुल मिला के यूनिटलेस होगा, है ना। कभी आपने ऐसे देखा x की पावर 2 सेकंड देखा है? नो मैम। नहीं ना। तो पावर और एक्सपोनेंट्स का भी वैल्यू नहीं होता। तो कुल मिला के ये होती है डायमेंशनलेस चीजें। अब अगेन हमारा तो मोटिव ये है कि भाई इनसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो इनसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, आप इनको एक बार देख लेना और बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। यहाँ पे बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABCD एंड E। आपको एक पूरा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको ये पता है कि जो x है इट इज अ लेंथ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को x माइनस a माइनस bt, पूरा टर्म उठा के x के साइड ले आओ, माइनस ct स्क्वायर माइनस dt क्यूब ओवर e प्लस t। अच्छा, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? यस मैम, समझ आ रहा है। यस मैम। दैट इज इम्पोर्टेंट टू। अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे डायमेंशंस निकालनी है, तो आई गेस मुझे सबसे पहले दिखता है e प्लस, मतलब आपको भी जो आपकी मर्जी वो देखो। मुझे तो यहाँ पे e प्लस t दिखाई दे रहा है, और मुझे पता है कि अगर मुझे डायमेंशन ऑफ e चाहिए तो मैं e को उसी के साथ तो ऐड कर सकती हूँ ना जिसके यूनिट सेम होगी। यहाँ पे t इज फॉर टाइम, तो बेसिकली e का डायमेंशन क्या हो गया, t ही हो गया ना। यस मैम। बिल्कुल। अगर मैं आपसे यहाँ डायमेंशंस निकालने बोलूं तो आप बोलोगे 0 0 1, MB0 LB0 T1, ठीक है, MLT की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा,
अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा डायमेंशन, अब चलो आप निकालो साथ साथ में, डायमेंशन ऑफ डी निकालें, उल्टा ही पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को। Yes, तो आप ma'am. बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ टी, टी क्यूब ओवर ई प्लस टी है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेटा मैं इस वाली एक्सप्रेशन को माइनस कर रही हूँ एक्स में से, और तभी कर पाऊंगी मैं जब ये सेम डायमेंशंस के होंगे, राइट। तो एक्स का तो मुझे पता है लेंथ आएगा, बाकी वैल्यूज आप रखो फटाफट से। यहाँ पे ये हो गया लेंथ, और बेटा डी का हमें निकालना है, ये हो जाएगा टी क्यूब, और नीचे भी देखो टोटल जो भी आएगा, जैसे 10 + 2 तो सेकंड ही आने वाला है, -1 कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास डी के डायमेंशंस क्या आ गए, एल टी -2, है ना, यानी कि 0 1 -2। फटाफट से सॉल्व करो और मुझे सी बी और ए का बताओ। मैम ए का तो एल होगा 0 1 0। हाँ मैं भी सोच रही थी वो ए का मैं ही बता दूं, काफी टफ सा है ना वो। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर आ गया इसका डायमेंशन एल, यानी कि 0 1 0। वेरी नाइस। अब बताइए मुझे, मैम बी का होगा 0 1 -1। ओके बी का गुंजन बोल रही है, राइट। यस मैम। ओके तो डायमेंशन ऑफ बी निकालते हैं। बी टी इस तरह से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू, बिल्कुल यहाँ पे बी का डायमेंशन आ गया 0 1 -1, है ना बेटा, यही बोल रहे थे। यस मैम, और सी का होगा ठीक है। 0 1 -2। वेरी नाइस। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एनीवन? ओके काफी सारे बच्चों ने आंसर दे रखा है, ठीक है, गुड अनीशा, दैट्स कूल, फाइन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, फटाफट से ले लो। और इसमें ना इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि टी टाइम दिया हुआ है, पी क्या है पी नॉट क्या है मुझे नहीं पता, आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। चले आगे। देखो ये मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ हम यूनिट्स का यूज कर सकते हैं एक फिजिकल सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो अभी हमने करके देख लिया, सीजीएस को हमने एमकेएस में कर लिया था। दूसरा आप यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। बहुत कंपटीशन का प्यारा क्वेश्चन नहीं है इससे, लेकिन ये वाले अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे बोला है कि आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बता सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आपसे कहेंगे लेट्स से कोई भी क्वांटिटी बोल दी, ठीक है, आपको कहेंगे कि इस क्वांटिटी के, ये क्वांटिटी 3 से 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। सपोज मैंने बोल दिया कि ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो कोई भी एबीसीडी 4-5 मैंने आपको यूनिट्स दे दी कि इन बातों पे डिपेंड करिए, आप मुझे बताओ कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो वो रिलेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, ये PYQ है, आई एम सो सॉरी मैं जरा ईयर भूल गई हूँ कि कौन से वाले ईयर का है, बट इट इज अ PYQ। यहाँ पे ये था कि हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिलेट करना है प्लैंक कांस्टेंट से और स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करना है टाइम के लिए। बेसिकली समझ गए क्वेश्चन क्या है। देखो अभी टाइम हो रहा है 11:51, फटाफट से 11:53 तक अगर आप ऑप्शन टिक कर पाओ तो बताओ जल्दी से।
ओके, वैरायटी ऑफ आंसर्स आए हैं. मुस्कान, पूर्णिमा, अंशु सेट बी, दीपांशु आल्सो सेट बी. हाँ जी आस्था. अनीशा, कनिका, शबनम, नीतीश. अच्छा, अनीशा, कनिका, शबनम ने डी बोला है. ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? टाइम हो गया, मैं बताऊं. देखो भाई, बहुत गलत बात है. सिवाय अनीशा के किसी ने आंसर सही नहीं किया. चलो दैट्स कूल, अभी हमारा फर्स्ट क्लास है, चलेगा. ठीक है, पेपर में नहीं करना है. इट्स ऑप्शन ए. लेट्स सी हाउ. आई गेस आप लोगों ने ग्रेविटेशनल का यूनिट निकाला सही से कि नहीं इस वाले फॉर्मूले से? यस मैम, निकाला. हाँ, ठीक है. तो क्या आ रहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट? m-1 L3 T-2. वेरी नाइस. चलो, तो यूज करते हैं इसको. देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना हम सिंपली एक काम करते हैं. इन्होंने बोला कि टाइम डिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे. मुझे नहीं पता कैसे डिपेंडेंट है, मैंने ए मान लिया कि ए की पार के साथ वेरी कर रहा है. इन्होंने बोला कि प्लैंक कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, मैंने बी मान लिया. फिर बोलते हैं कि भाई किस पे और डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट पे. पी क्यू आर ले लेते हैं. ठीक है, आई वाज लाइक ओके. अब एक बात बताओ, इसकी ना एक कमी है कि ये कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे सकता. अगर कोई कांस्टेंट डायमेंशनलेस है तो आप उसको इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते. तो हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. बेटा ग्रेविटेशनल के लिए आप रख सकते हैं m इनवर्स और क्या आया था, L³ T-2 रेज टू द पावर p. प्लैंक कांस्टेंट मैंने आपको अगर ऐसे याद ना हो तो mvr से याद रखो. m v इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, r है ना क्योंकि एक ऐड हो गया, q. और बेटा c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मतलब LT-1 r. अब जब भी ऐसी क्वेश्चंस हो, हम सारे m को एक साथ क्लब कर लेंगे, सारे l को और सारे t को. ठीक है, फिर कंपेयर कर देंगे बोथ साइड्स. तो लेट्स डू दैट. आई गेस यहाँ पर आपके पास आ रहा है m रेज टू द पावर -p प्लस q, है ना. फिर आपके पास l आता है विच इज 3p प्लस 2q और प्लस r. देन आपके पास बेटा t आता है विच इज -2p -q एंड -r. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब बेटा इधर तो 0 0 है, इधर 1 है, तो हम सबसे पहले -p प्लस q को 0 से कंपेयर करते हैं. तो बेसिकली हमको मिलता है कि p इज इक्वल्स टू q है. ओके, देन हमको मिलता है कि 3p प्लस 2q प्लस r दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. हम p की जगह q पुट कर दें तो उस हिसाब से हमको मिल जाएगा 5p, r मिल जाएगा -5p. कोई दिक्कत किसी को इस पॉइंट तक? बताओ. नो मैम. नहीं, हाँ. आराम से बिंदास होकर माइक वाइक ऑन करके आराम से बोला करो. ठीक है, कोई इशू नहीं. थोड़ा क्लास इंटरेक्टिव रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ओके ओके मैम, ओके. ठीक है, यहाँ पे हम -2p रखते हैं. -q की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर, सॉरी, q की जगह तो p ही आने वाला है ऐसे. और -r की जगह बेटा ये पुट कर दूं विच वुड बी 5p. यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लो. ये हो जाएगा -3p प्लस 5p यानी कि 2p विच इज 1. ये देखो p बराबर q बराबर 1/2, है ना. और आप जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास r का वैल्यू आ जाएगा -5/2. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर p, h की पावर q और c की पावर r. बड़े ध्यान से रखना, जो स्टार्टिंग में रखे वही यहाँ पे भी पुट करना. तो आपके पास आ जाएगा g की पावर हाफ, h की पावर हाफ और c की पावर -5/2. बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि t इज इक्वल्स टू √gh/c की पावर 5. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आई गेस ए ही आ रहा है. तो c की पावर 5 का है ऑप्शन डी. सॉरी, फिर जितने बच्चों ने डी दिया था भाई उनका सही है. सॉरी, मुझे लगा वहां 3 नहीं 5 है. सॉरी. राइट करने का. आज तक शॉर्ट ट्रिक तो देखो बेटा यही है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो ना, आपको यूनिट्स वगैरह में अलग से टाइम ना निकालना पड़े. आपको पता हो कि ग्रेविटेशन का ये है, मतलब इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है.
है ना? Yes, ma'am. So this is your answer. Okay. Let's talk about significant figures. I know आपका टाइम होने वाला नहीं है, अभी तो टाइम है ना हमारे पास? Yes, क्लास ma'am. स्टार्ट हुई थी 11 से हुई थी ना? मैम अभी हाफ एन आवर है। हाँ ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी, जैसे सपोज मैंने आपको एक ब्लॉक मेजर करने बोला और मैंने बोला कि बेटा इसको स्केल से मेजर करो, आपने देखा कि उस स्केल का 2.5 तो वहां तक आ गया और 5 के आगे थोड़ा सा और है। अब वो इतना थोड़ा सा है कि 5 और 6 के बीच में आ रहा है, क्या हम उसे एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे? जो ऑर्डिनरी स्केल होता है हमारा, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो 0.5 तक ही स्टडी कर, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक प्लेस तक स्टडी कर पाएगा। तो हमने किसी बच्चे ने बोल दिया, जैसे सपोज कनिका ने बोल दिया कि 2.5 है और लेट्स से अनीशा ने बोल दिया कि 2.6 है। इन सब में मैं एक्यूरेटली किसके साथ जा सकती हूँ? सॉरी ऐसे सोचो, जैसे कनिका ने बोल दिया 2.5 है और अनीशा ने बोल दिया 2.6 है, 60 हो गया वो। तो हम कितने प्लेस तक श्योर है? आई गेस 2 तक हम बिल्कुल श्योर है। यस मैम। सिग्निफिकेंट Yes, फिगर ma'am. 1 हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गई। यानी कि किसी भी सिस्टम में आप जब कोई मेजरमेंट करते हो, उसमें जितनी वैल्यूज के लिए, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आप बिल्कुल श्योर होते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो, उतने को हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब उन फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। कहानी ये कहती है, और ये कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन सेंस भी है, कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में ज्यादा होंगी, उतना ज्यादा एक्यूरेट वो वैल्यू होगी। एक बार प्लीज ये जो लाइन लिखी हुई है इनको पढ़ो और मुझे बताओ अगर कहीं पे डाउट है, फटाफट से। आई नो रुचि, टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला वो जो 15 है अगर आप उन्हें कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है, फटाफट से हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना ऐसे क्वेश्चंस के, अभी मैं मॉड्यूल दूंगी आपको, आप उसको लगाना, क्वेश्चंस लगाना वहां से, तो यू वुड फील की डिफरेंस है थोड़ा। या डन मैम। डन, ठीक है। एक सेकेंड। अब ना इसके कुछ रूल्स भी हैं, हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। सब देखो, ये वाली चीज ऐसी है कि जो आपकी थ्योरी है, ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमको उसको रटना है, समझते चलना है, वो भी सही रहेगा। जैसे कि यहाँ बोला नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब एक मैं आपको दे दूं 1 2 3 4 0, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 आई गेस 4 नहीं होंगी, 1 2 3 4 है ना? मैम। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो जीरो की 3 पोजीशन हो सकती है। हो सकता है वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप हो सकता है वो नॉन जीरो नंबर से पहले हो, जिन्हें हम लीडिंग जीरोस या एंडिंग जीरो, इनिशियल जीरोस बोल सकते हैं, और हो सकता है वो एंडिंग में आ रही है। तो इन 3 पोजीशन पे बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैप्ड जीरोस की बात करते हैं। अगर हमारे पास ट्रैप्ड जीरोस है बेटा, मतलब इस तरीके से है, तो वो सब होंगी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब चाहे बीच में डेसिमल आ जाए, 10.04 या 1004, ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूं आपसे तो आप बोलोगे कि 4 है मैम। 4. Is that fine? When it comes to initial zeros या leading zeros, sorry for this wrong box, इस टाइप से थोड़ा जब मैं आपसे बोलूं इनिशियल जीरोस या सिग्निफिकेंट जीरोस, यानी कि इस तरीके की, इसमें अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं तो आप मुझे सिर्फ 2 आंसर करोगे। ठीक है, इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जब बात हो आपसे एंडिंग जीरोस की, तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं अगर वो डेसिमल के बाद आए। जैसे कि सोचो कोई बच्चा मुझे किसी मेजरमेंट को ऐसे बताए और एक बच्चा बताए 12.00, आपको भले ही कोई फर्क समझ में ना आए, लेकिन मुझे ज्यादा भरोसा इस वैल्यू पर है। क्यों? क्योंकि इसने पॉइंट के बाद ये जो 2 प्लेसेस दिखाए हैं ना मुझे, चाहे भले ही वहां पे 0 है, बट उसके जो मेजरमेंट का जो स्केल है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस गिन सकता है। समझ रहे हो? वो एक्यूरेसी शो कर रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती है अगर वो डेसिमल के बाद आती है। तो ये चीजें ना पता थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे ना, ये बहुत ब्लर हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि इनको रिवाइज करते रहो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट।
10 की पावर 5 into 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा? 1। 10 की पावर 5 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे बोलूं प्योर नंबर या किसी कांस्टेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है? इनफाइनाइट। और मुझे ऐसा मतलब मेरे को ईयर याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ये आईआईटी का था कि नीट का था, ठीक है? मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पैरामीटर ऑफ कुछ करके दे रखा था कि उस फॉर्मूले में कितनी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनफाइनाइट, 0 ऐसे करके, तो इनफाइनाइट। भाई एक बात बताओ, आपको पता है ना 4 इंटू साइड, दिस इज परफेक्टली फाइन। क्या 4 में कितनी गलती हो सकती है? 4 इज अ कांस्टेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4.000 बढ़ाते चले जाओ इन्फिनिटी तक, समझ में आ रहा है? वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करता है, इस बात को आप याद रखोगे। थर्ड थिंग, जब भी कभी आप सिस्टम्स को चेंज करते हो, जैसे कि सीजीएस से एमकेएस में आते हो, एमकेएस से एफपीएस में जाते हो, कुछ भी करो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा सेम रहेंगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। चाहे आप 1 मीटर लिखो, चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, समझ रहे हो? चाहे 10 की पावर -3 करके लिखो, कुछ भी लिखो, ये मतलब 1 आएगा ना, 1 into 10 की पावर -3। ये सब बता रहे हैं कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सही बात? Yes, ma'am. Okay. Now let's come to rounding off roots. ये पता है राउंडिंग ऑफ जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आप अपने आंसर को वो मार्क करो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडेड ऑफ हो, ठीक है? तो आया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आई नीड टू डिस्कस इट। कुछ कुछ बातें हम लोगों को पता होंगी कि अगर जैसे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, तो आप क्या करोगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको आना है उसके बाद वाली डिजिट आप देखोगे, अगर वो 2 से छोटी है, ठीक है, जो भी डिजिट है वो अगर 2 से छोटी है, तब बेटा कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 3.722 इज स्मॉलर देन द 5, तभी आप लिख सकते हो उसको 3.7, सही बात है। अगर आपके पास जो फिगर है जिसको आपको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ी है, इन दैट केस बेटा +1 कर दोगे आप, जैसे कि 3.76, इसको आप 3.8 लिख दोगे। आई थिंक इस चीज में तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? कहानी में ट्विस्ट आता है जब 5 आ जाए। अब ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि वो वाली वैल्यू 5 की ही बराबर हो जाए। अब क्या करें? अब इसमें 3 से 4 केस बनते हैं, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज 4 केस बनते हैं। अब फटाफट से उन केसेस को देख लेते हैं। ये वाला तो सभी को पता होता है ना? वो वाला भी पता होगा आपको, बस पॉलिशिंग, एज आई सेड, इनको हम करेंगे अभी बाद में। अब देखो, एक बात बताओ, इसके साथ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि जो आपका 5 आ रहा है उसके बाद, जहां भी 5 आ रहा है उसके बाद या तो ऑड नंबर हो या उसके बाद इवन नंबर हो, ये काम हो सकता है, राइट? Yes, अगर ma'am. ऑड नंबर है तब आप कोई चेंज नहीं करोगे, और अगर इवन नंबर है तब आप +1 कर दोगे। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी आती है, और वो ये आती है कि क्या हो अगर 5 के बाद 0 आ जाए। अब इसका क्या करेंगे? तो इसके भी अगेन फिर 2 केसेस खुलते हैं, क्योंकि फिर आपको ना ये वाला प्लेस और देखना पड़ता है 5 से पहले वाला। एक बात बताओ, इस पर भी अब 2 ही काम बनेंगे ना, या तो ऑड, यहाँ पे 5 और 0 आ जाएगा, है ना, या फिर इवन और यहाँ पे 5 और 0 आ जाएगा। बोलो ये काम होगा? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो अगर ऑड 5 0 ये वाली कहानी है तो आप +1 करोगे, अगर इवन 5 0 वाली कहानी है तभी आप कोई चेंज नहीं करोगे। मैम उल्टा हो गया शायद ये, मैम इवन में शायद कुछ चेंज नहीं, नहीं होता। नहीं बेटा, आई गेस ऐसी ही है, सही है। होता है। ऑड में +1 होगा, इवन में कोई चेंज नहीं। ये बाकी कहानी से मतलब यहाँ पे थोड़ा अपोजिट हुआ है। अब जैसे आपके अब साथ में ये वाले ऑप्शंस है, फटाफट मुझे बताओ इन चारों केसेस से क्या क्या आंसर आएगा। 4.352, और वही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसको बाइंड अप करना है, बताओ।
4.352 का क्या करूंगा? 4.4. नहीं रहेगा। एग्जैक्टली हम यहाँ पे 5 को देखेंगे। मैंने देखा 5 के बाद एक इवन नंबर है, मैंने कहा 5 के बाद इवन यानी कि +1, तो 4.3 में +1 कर दिया, 4 हो गया। व्हाट अबाउट द सेकंड वन 4.350? देखो 0 है, 5 है, 5 से पहले ऑड है, ऑड 50 यानी कि +1। 0.4 When it comes to 4.450, 0, 5 even, कोई चेंज नहीं। When it comes to 4.750, 0, 5, 5 से पहले ऑड नंबर, तो 4.8। समझ में आई ये चीजें? बस यही वाला इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब बात करते हैं जब हम ये अपने 4 बेसिक चीजों को एग्जीक्यूट करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो जब भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन करने आए, ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ करना है जितना, जो भी आपके पास वैल्यूज हों, जैसे 4.12, 4.2, तो इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डेसिमल प्लेसेस 2 गया ना, एक प्लेस तक गया, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी में तो 2 प्लेस तक जा रहा है, 4.12, राइट। तो हमें पॉइंट के बाद एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। देख लो, the result of addition and subtraction is rounded off the same number of decimal places as present in the value with least decimal place. फील आई इस बात की? yes मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, जैसे हमारे पास है 4.12 प्लस 4.2, तो इसका आप अगर नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल एडिशन करो, तो ये नॉर्मल एडिशन करके आएगा 4.32। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है डेसिमल की एक प्लेस वैल्यू तक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम इसी में है। तो आप देखोगे 2 5 से छोटा है, 4.3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, yes मैम। सिमिलरली विद सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, पहले नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना, फिर उसके बाद राउंड ऑफ करना, कभी पहले राउंड ऑफ करने बैठ जाओ। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको उतनी ही सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना पड़ता है जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास नंबर हो। सोचो लेट्स से मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं मैं आपको, कि 4.4 1 को आप मल्टीप्लाई कराइए 1.0 से, तो आई गेस आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं और यहाँ पर 3 आ रही है। तो आप पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कराओ, जो भी आंसर आए उसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इज दैट फाइन? yes मैम। ठीक, अब बात कर लेते हैं एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस, एरर बहुत ही नेचुरल सी चीज है, आनी ही आनी है, चाहे आप कितना ही एक्यूरेट करके चलो। कई बार इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाती है, कई बार ह्यूमन एरर आ जाती है। तो एरर को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सेंसिबल फॉर्मूला है कि आपको चीजों की अगर ट्रू वैल्यू पता है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट्स में पता होगी, जैसे सपोज आपको किसी पेंडुलम को ऑसिलेशन निकालने बोले, तो वो एक उनके पास एक वैल्यू होती है, ठीक है, वो हो गई ट्रू वैल्यू। फिर आपने जो मेजर करी, उन दो में जो डिफरेंस है वही एरर होगी, है कि नहीं? कॉमन सी बात है। अब कॉन्सेप्ट ना इनके टाइप से आता है और प्रोपोगेशन ऑफ एरर से आता है, तो हम फटाफट वो कवर करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट एरर, सबसे बेसिक एरर होती है। मैंने आपसे बोला कि एक वुडन ब्लॉक लो और इसकी मुझे लेंथ बताओ, तो एक बच्चा जिसने मुझे 5 रीडिंग्स निकाल के दी, एक ने 10, एक ने 15, एक ने 20, किससे मुझे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है? 20 वाले से मैम। बिल्कुल 20 वाले से मिल सकता है, और उसका सिंपल सा लॉजिक भी है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले निकालूंगी एक्स मीन, इट वुड बी x1 प्लस x2 प्लस अप टू जितना भी आप लोगों ने मुझे रीडिंग्स दी अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, आपको मैं बोलूं एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो आप एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालोगे इस तरह से। ठीक है, ये m है मतलब मीन, तो कुल मिला के ऐसे ऐसे आप बाकी सारी वैल्यूज का भी निकाल दोगे। बेटा ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें बाद में एल्जेब्रिकली ऐड कर देना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर है भी नहीं। थोड़ा मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर निकलती है इस तरह से, जो आपने ऊपर एरर निकाली है ना सारी,
उन सारी एरर्स का मॉड्यूलस लेना है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आएंगी, राइट? उन सारी एरर्स का आप मॉड्यूलस लेंगे और ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। कोई दिक्कत नहीं? No, ma'am. ओके, एक थर्ड No, ma'am. ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ जो बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर होती है, जैसे वर्ड भी आ रहा है रिलेटिव की कंपैरिजन काइंड ऑफ चल रहा है, तो यहाँ पे ना फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। और इसको आप निकालते हो डेल्टा एक्स बाय एक्स करके। ये एरर हो गया जो भी आपका आ रहा है एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू। इज दैट ओके? Yes, ma'am. वेरी नाइस। ठीक है, आज का हम बेसिक रिवाइज कर रहे हैं, कल का और करेंगे क्योंकि वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच पे होगा। फिर थर्ड लेक्चर हम इसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आपको टाइम भी मिल जाएगा अच्छा खासा मॉड्यूल लगाने का। परसेंटाइल एरर देखूं मैं, बहुत सिंपल है, जो भी आपको फ्रैक्शनल एरर आया ना उसको इंटू 100 कर दो बस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, हाँ, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, बस ये बिल्कुल लेक्चर खत्म होने वाला है, सो डोंट वरी, बस थोड़ा सा और सब कर लो। प्रोपोगेशन ऑफ एरर में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ दिया, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला दिया, ए प्लस माइनस दोनों का देख लेते हैं। इसमें अगर मुझे एरर निकालनी है तो इट वुड बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस भी हो रहा हो, एरर ऐड होगी। समझ रहे हो? एरर हमेशा ऐड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे यही बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, पता है आपको क्या हुआ इसमें? Yes, ma'am. देखो, ओके, मैम अगर आपको उसमें भी ऐड होंगे। उसमें फ्रैक्शनल एरर आती है, ऐसा आपको दे दिया। एरर दोनों के लिए हमेशा सेम होगी, जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर आपको दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप पता है कैसे लिखोगे? डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये होगी फ्रैक्शनल एरर इन दी एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन दी बी। अगर आपसे डेल्टा एक्स पूछे तभी आपको पता है, आपको इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो उससे। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल। इसके बाद जो आता है वो आता है ये वाला, और अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको परसेंटेज एरर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इस वाले फॉर्मूले में कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है कि अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है ना, तो ये जो पार्ट दे रखी है पी इंटू डेल्टा ए बाय ए कर दो। ठीक है, बी की पार क्यू है ना, तो क्यू को यहाँ लिखकर डेल्टा बी बाय बी कर दो। सी की पार आ रहा है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। आर डॉट ये ऐसे आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं परसेंटेज एरर निकालो, कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सारी यूनिट में वेरी मल्टीप्लाई नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, इन चीजें आप ऐसे याद रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इन पर, पीवाईक्यूज वगैरह। ठीक, ओके, चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अभी एक मिनट रुक जाना, मैं आपको Thank you. ग्रुप बना दूं, ठीक है? फिर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर वरना कैसे करोगे ज्वाइन? ओके। हाँ, तो आज की क्लास ये रखते हैं, और मैं मॉड्यूल वगैरह या लिंक वगैरह भेज दूंगी आपको। ठीक है, जो भी हमारी शीट होगी जहाँ पे हम नोट्स वगैरह अपलोड करेंगे, आप प्लीज वहां से मॉड्यूल्स अभी डाउनलोड करके अभी लगा लेना मेरे पास। फिर मैं जो वो ग्रुप बनाऊंगी ना, उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स एक बार सब भेज देना। ठीक है, फिर जिन बच्चों का वो आ रहा होगा वो लोग उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भेज देंगे आपको। ठीक है, इन केस आपसे नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है ना कि आपसे ना हो तब भी समझ में ना आए, वो मुझसे पूछ लेना। हाँ काजल, वही मैं बोल रही हूँ ना, उन सब चीजों को मिल जाएगा, बस एक मिनट रुको, मैं आपको ग्रुप बना दूं। ठीक है बेटा, एमटीजी की